नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में रात 10 बजे आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपके लिए हाजिर है और आज आपके सवाल और जवाब। हमारे बहुत से साथी दिन भर अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक के माध्यम से अपने तमाम सवालों को हमसे करते रहते हैं और मैं बीच बीच में उनके सवालों का जवाब देता रहता हूं, लिखता भी रहता हूं, उनको संतुष्ट भी करता रहता हूं। डॉक्टर आरपी सैनी जी नमस्कार। राजनारायण साहू जी नमस्कार। मिस्टर वैद्य बलजीत सिंह जी कैसे हैं आप? आपका नमस्कार स्वीकार है। हमारे बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं, दिख भी रहे हैं। मिस्टर पलाब दास जी भी आ चुके हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। आने को तो कई साथी आ चुके हैं, लेकिन आप सबका नमस्कार मुझे दिखाई पड़ रहा है। मिस्टर सई अरोरा जी आपका भी नमस्कार। मिस्टर वी के श्रीवास्तव नमस्कार। उदयभान मलिक जी, राजकुमार जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, रॉबिन प्रताप सिंह, अरुण श्रीवास्तव, वी के सरकार जी नमस्कार। आप सब, मिस्टर रितेश श्रीवास्तव, पिनाकी गराई जी नमस्कार। अनिमेश जी नमस्कार। रितेश श्रीवास्तव जी नमस्कार। मिस पुष्पा सिंह जी नमस्ते कर रही हैं। वीना वोरा जी, दोनों लेडीज आज एक साथ बिल्कुल ऑनलाइन हैं। गुरदेश सिंह जी नमस्कार। मैं आप सबके नमस्कार पहले ले लूं, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। हृदय प्रताप सिंह जी चंदेल, मैं आप ही के सवाल से आज अपने क्लास को आरंभ भी करना चाहता हूं। हिरेंद्र प्रताप सिंह चंदेल जी, मिस्टर समीर खान, समीर पात्रा जी भी आ चुके हैं, संजय कुमार जी भी आ चुके हैं। आज तो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल लोग आ रहे हैं, कभी महिलाएं एक साथ आ रही, कभी पुरुष आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक ही वर्ड से साथ आ रहे हैं। मिस्टर संजय कुमार दूसरे भी आ गए हैं, अमित झा भी आ चुके हैं और घनश्याम दुबे जी भी आज पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत, या तो मैं इनको देख नहीं पाता या तो मुझे लगता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलिए, और अभी भी आप लोगों के आने का दस्तूर जारी है। मयूर बी गांवकर और अनिमेश जी ने अपना एक स्टिकर भेजा है लखनऊ से। मिस्टर चंपेश्वर सोनकर जी आ चुके हैं। कंप्रेस और स्प्रे के बारे में बताएं सर, फार्मेसी एंड यूज। कंप्रेस मैं लिख ले रहा हूं और अभी इस पर चर्चा करूंगा। कंप्रेस एंड, मेरे हाथ में पेन रहता है और बगल में पेपर भी रहता है। मैं आपके सवालों का शुक्रगुजार हूं कि आप अपने सवाल अगर करेंगे तो समय से, जैसे नमस्कार आप लिखते हैं, नमस्कार के साथ अपने सवाल भी लिख दिया करिए, तो मैं तत्काल उसको नोट करके चर्चा में ले लूँ। तो मैं समझता हूं कि अब क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि 5 मिनट से आप सबके नमस्कार की मैं प्रतीक्षा कर रहा था और 5 मिनट से अधिक समय आप सबके नाम पढ़ने पर देना इस क्लास की तौहीन करना होगा। इस नाते आप सबसे क्षमा चाहूँगा। अब मैं आता हूँ अपने मूल विषय पर। हिरेंद्र प्रताप सिंह चंदेल जी का एक सवाल था कि सर, क्या सभी प्रकार के पेन में एक ही प्रकार का मैनेजमेंट हो सकता है? नरोत्तम सिंह यादव जी शिकोहाबाद फिरोजाबाद से लाइन पर हैं, आपका स्वागत है। बी के सरकार जी का सवाल था कि लेडीज़ के रोगों के बारे में एक क्लास पूरा हो जाए, लेकिन किस रोग के बारे में, ये वी के सरकार जी ने स्पष्ट नहीं किया। विनोद कुमार जी का सवाल है कि फैटी लीवर या लीवर में सूजन, इस पर चर्चा आप कर लें।
रॉबिन प्रताप सिंह जी अभी अभी लिख रहे हैं कॉलिक पेन पर चर्चा करें सर। कॉलिक पेन, रॉबिन प्रताप सिंह जी। शिखा मिश्रा जी का एक सवाल है एप्लीकेशन पर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर, और मोहम्मद अली का भी यही सवाल है एक्सटर्नल यूज पर। जगदीश चौहान जी का टेनिस एल्बो पर कल सवाल अधूरा रह गया था। तो बस मैं समझता हूं कि आज के सीमित समय के लिए इतनी बातों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले डॉक्टर संतोष चौरसिया जी और अविनाश मलिक जी भी अपना प्रणाम हमको भेज रहे हैं। मैं आप सबके प्रणाम को स्वीकार करता हूं। बीके सरकार जी, आपका सवाल है कि लेडीज़ पर एक चर्चा कर ली जाए, और लेडीज़ के किस रोग पर चर्चा की जाए ये आपने नहीं लिखा है। कृपया आप किसी एक स्पेशल रोग पर या लेडीज़ के किस समस्या के बारे में चर्चा की जाए ये आप लिखें तो उस पर चर्चा करना बेहतर होगा। आज यहाँ दिन में बहुत ज़ोरदार घनघोर बारिश हुई, और उस ज़ोरदार घनघोर बारिश के बाद बारिश 1 घंटे हुई, लेकिन हमारा पूरा नगर बिल्कुल झमाझम बारिश से ओतप्रोत हो गया, और लगभग 4 घंटे तक उस पानी का असर यातायात पर रहा और यातायात प्रभावित हुआ। और आज मौसम उस बरसते हुए पानी के बाद कल की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म हुआ है। बीके सरकार जी कह रहे हैं ओवरी सिस्ट पर, पीआईडी पीसीओडी पर, यूटेरस फाइब्रोसिस पर, यानी आपने कंप्लीट महिलाओं के रोग पर बात चल की। प्रवीण जायसवाल जी नमस्कार। मनोज कुमार ठाकुर जी, आरपी सैनी जी कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा चाहते हैं। आरपी सैनी जी कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। चलिए अब सवाल आप लिखिएगा। अब आज के सवाल इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट आपके सभी सवालों को मैं नोट करूंगा, फिर अगले दिन चर्चा में लूँगा। सबसे पहले हिरेंद्र प्रताप सिंह चंदेल जी, आपका सवाल है कि क्या आपका जो फार्मूला पेन मैनेजमेंट का है वो सभी प्रकार के रोगों पर, सभी प्रकार के पेन पर प्रभावी है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सीधे आपसे कहा है और सर्वविदित है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग नाम की कोई दवा नहीं है, और रोग नाम से जो लोग दवा बना करके आप तक पहुंचाते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, या मैं कह दूं कि मैं उनके रोग नाम की दवाओं से सहमति नहीं रखता, क्योंकि मेरा निजी अनुभव ये बताता है कि रोग नाम की जो दवाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं उनके अंदर ढोल में पोल है, फार्मूले कुछ होते हैं, लिखा कुछ जाता है। रवि राय जी हैं, सौरभ सफ़ी जी हैं, आप सबका नमस्ते स्वीकार है। तो पेन मैनेजमेंट बॉडी के किसी पार्ट में हो तो पेन मैनेजमेंट, देखिए पेन होता कहाँ है। मैंने आपसे एक बार बताया था कि पेन वहीं पर होगा जहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब आप कहेंगे गैस या कॉलिक पेन में ब्लड कहाँ ब्लॉक होता है। गैस जब आपके पेट में ज़्यादा बनेगी तो वो जाकर के आपके आर्टरीज और वेन्स पर, आपकी मांसपेशियों पर प्रेशर डालेगा। मांसपेशियों के अंदर जो वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी, उस पर प्रेशर होगा तो आपको वहाँ पेन या दर्द महसूस होगा। आपको चोट लगती है, वहाँ के टिश्यू डैमेज होंगे, वहाँ पे अब वेन्स की आर्टरीज डैमेज होंगी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होगा। ब्लड का जो एक सिस्टम है हमारे मनुष्यों में, ये डबल ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम बनाया गया है। डबल ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम का तात्पर्य यह है कि अंगों से अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड काम करने के बाद ला करके दिया जाता है लंग्स को। लंग्स ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हीमोग्लोबिन के साथ फिर उस रक्त को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके फिर वहाँ से वो भेजता है फेफड़े को, वो भेजता है हार्ट को। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग स्लिप हो गया। हार्ट उस रक्त को, यानी शुद्ध रक्त को जो लंग से भेजा गया है। अब आप समझिए कि अंग अशुद्ध रक्तों को भेजते हैं फेफड़े को, फेफड़ा ऑक्सीजन लेकर के उस रक्त को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से विमुक्त करता है, और
फिर वो शुद्ध रक्त वहाँ से चल करके कहाँ पहुँचता है? हार्ट में, हृदय में, और जहाँ से वो पंप किया जाता है, पंप करने के बाद भेजा जाता है विभिन्न अंगों के लिए। फिर अंग उसका काम करते हैं, फिर वो गंदा होता है, फिर वो आकर के लीवर के, हार्ट के, आपके लंग्स के पास पहुंचता है, वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेता है। तो इस तरीके से हार्ट का 2 बार फंक्शन होता है, एक बार रक्त का लेना, फिर एक बार रक्त का निकालना, फिर रक्त का लेना, फिर रक्त का निकालना, और पूरे बॉडी में घूमते हुए रक्त का फिर वापस हार्ट में आना। तो ये दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। अब जब इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को कहीं पर ब्रेक किया जाएगा, तो इसका मतलब कि वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स में अगर ब्लड रोका गया है, तो आर्टरीज और वेन्स में वहाँ स्वेलिंग होगी, टिश्यू वहाँ पर स्ट्रेस करेंगे, सेल्स वहाँ पे स्ट्रेस होंगी, उनमें टेंशन होगा, तनाव होगा, ब्लड वहाँ पे ब्लॉक होगा, तो वहाँ पे पेन होगा। यानी पेन मैनेजमेंट में हमारा सीधा ध्यान ये होता है कि कहीं पर भी ब्लड पर प्रेशर ना पड़ने पाए, ब्लड कहीं पर रोका ना जाए, ब्लड कहीं रुके ना। अब चाहे वो आपका सर दर्द हो, सर दर्द जब आपको होता है तो आपके इस मस्तिष्क भाग में जो रक्त की सप्लाई है वो जाकर के ब्लॉक हो जाती है, रुकी रहती है, नीचे की ओर नहीं उतर पाती। ऊपर तो गई, लेकिन ऊपर से फिर नीचे उसको रोकने में कुछ समय लगता है, उस समय आपको हेडेक होता है। जब आप सो जाते हैं या कोई दवा ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपके रक्त का संचार वहाँ से प्रॉपर होने लगता है और आपको दर्द खत्म हो जाता है। पेट में मरोड़ हो रहा है, ऐंठ हो रहा है, आपको वहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ पे गैस या अन्य चीज़ें आपके टिश्यू पर या सेल्स पर प्रेशर डाल रही, वहाँ पर उसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है या आपका लिम्फ है या ब्लड है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। आपको चोट लग गई तो वहाँ पे सेल डैमेज हो जा रही है, आपको दर्द हो रहा है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी हड्डी ब्रेक हो गई, हड्डी ब्रेक होने से अब आप वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन हड्डी के अंदर, हड्डियों के अंदर भी रक्त की सप्लाई होती है, वो सप्लाई के वेन्स और आर्टरीज वहाँ पे ब्रेक हुए, तो लिम्फेटिक चैनल वहाँ पे टूट गए, जिससे वहाँ पे ब्लड की सप्लाई या लिम्फ की सप्लाई रोक दी गई, तो वहाँ पे दर्द होगा। यानी कुल मिलाकर के दर्द का सारा सिस्टम केवल एक है। और वही अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पेन किलर के नाम पे है, हमारे यहाँ पेन मैनेजमेंट के नाम पे है। हमने जो दवाइयाँ आपको कल बताई थी, उन दवाओं को आप किसी प्रकार के पेन में यूज कर सकते हैं। अब अगर स्पेसिफिक ऑर्गन में है कहीं पर, तो उस ऑर्गन से संबंधित आपको एसेसरी मेडिसिन भी उसमें जोड़ देना पड़ेगा। इस नाते ये पूछना कि इसको हम हड्डी के दर्द में दें या टेनिस एल्बो के दर्द में दें या आँखों के दर्द में दें या सर के दर्द में दें या कॉलिक पेन के दर्द में दें, जिस अंग पर दर्द हो रहा है उस अंग की औषध भी आपको देना पड़ेगा स्पेशली। बाकी आपकी S5, C7, B, F1, Ben1, C1 ये मैंने आपको दवाएं बताई थी, 2 फार्मूले बताए थे। इनके अतिरिक्त अगर आपको किसी स्पेशल ऑर्गन में, मान लिया आप लीवर पे हैं तो लीवर की आपको दवा उठानी पड़ेगी। अगर आप स्टमक के पास दर्द महसूस हो रहा तो आपको स्टमक की दवा उठानी पड़ेगी। अगर ब्रेन में आपको दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपको CNS के लिए करना पड़ेगा। मिस्टर दीपक कुमार कह रहे हैं आई एम इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर दीपक कुमार जी। जी दीपक कुमार जी नमस्कार। और इस बीच मिस्टर राशिद अंसारी क्रिटेनिन पर बताने की कृपा करें। क्रिटेनिन, अब आज के सवाल हो चुके हैं, मैं ये सवाल नोट कर लूँगा फिर आपसे चर्चा करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हिरेन प्रताप जी अब आप अपने उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। BK सरकार जी, आपने लेडीज़ पर चर्चा के लिए कहा, तो लेडीज़ पर चर्चा के लिए मैंने अभी, आप कुछ लोगों ने लिखा ल्यूकोरिया पर चर्चा करें, कुछ लोगों ने लिखा है वेनिंजाइटिस पर चर्चा करें, तो मैं इन पर चर्चा कर चुका हूं। अगर आप मेरे पिछले टॉपिक को, पिछले वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको लेडीज़ की समस्याओं पर मैंने लगातार 4 या 5 क्लास लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दिन स्पेशली लेडीज़ के लिए फिर समय निकालूंगा और प्रयास करूँगा कि उस दिन हमारी ज़्यादातर लेडीज़ चिकित्सक ऑनलाइन रहें, ताकि उन सबको अपने पेशेंट से, उन रोगों से निजात देने में सफलता मिले। मिस्टर विनोद कुमार जी, आपने फैटी लीवर पर चर्चा की है कि फैटी लीवर में सूजन पर चर्चा की है, तो बात फिर वहीं आ गई, जहाँ पे सूजन होगा वहाँ पेन होगा। सूजन क्यों हुआ है, वहाँ पे टिश्यू क्यों ज़्यादा बढ़े हैं या सूजन क्यों आई है, उस पर जाकर के हमको जो हिपैटिक सेल्स होती हैं लीवर की, उन हिपैटिक सेल्स के कार्यों को चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे हमको लीवर के मेडिसिन को उठाना पड़ेगा। और लीवर की मेडिसिन आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, आप L2 भी आपकी लीवर की मेडिसिन है, C10 भी आपकी लीवर की मेडिसिन है, जहाँ पे ये चूँकि ये टिश्यू मेडिसिन है। तो जब आप इसको मिला करके देंगे और पेन मैनेजमेंट वाली दवाइयाँ देंगे, तो सूजन, लीवर पर सूजन कम होगा और आपको लाभ मिलेगा। आपको लाभ का मतलब आपके पेशेंट को लाभ मिलेगा।
शिखा मिश्रा जी ने कल 2 बार अपने सवाल को लिखा और मैं इनके सवाल को, चूँकि मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं सवाल नहीं देख पाता हूँ। सर अस्थमा के ऊपर चर्चा कर लें। हाँ, अस्थमा के ऊपर मैंने अभी शायद चर्चा नहीं की है। ये रवि राय जी का सवाल है। मैं अस्थमा को नंबर 1 प्राथमिकता पे कोशिश करूँगा कि जल्दी आपसे ले लूँ। आज हमारा क्लास नंबर 195 है, यानी 195, और मात्र 5 क्लास में आपसे अपने दोहरे शतक से दूर हूँ। मैंने अपने प्लानिंग को थोड़ा चेंज किया है। ये क्लास कंटिन्यू 200 मैं यहीं पर करूँगा। जो प्रयागराज में मेरा क्लास होगा वो 200 क्लास होने के उपलक्ष्य में होगा। वो 200वां क्लास नहीं होगा, बल्कि 200वां क्लास हमारा इस कंटिन्यूटी में आ जाएगा। हो सकता है मैं प्रयागराज 24 तारीख को मुझे जाना, तो उसके पहले मैं 200 को पार यहीं पे कर जाऊं। इस नाते वो 200वां क्लास नहीं होगा, बल्कि 200 क्लास पूरे करने के उपलक्ष्य में एक स्पेशल क्लास होगा। मिस्टर हीरेंद्र प्रताप सिंह जी क्या लिख रहे हैं? अस्थमा पर भी क्लास लिया जाए? जी, उस पर मैंने चर्चा लिख लिया है। गोनोरिया के बारे में भी चर्चा हो जाए। मिस्टर समीर पात्रा गोनोरिया पर चर्चा चाह रहे हैं। चलिए, गोनोरिया पर भी चर्चा हो जाएगी। शिखा मिश्रा जी का सवाल है कि हम क्या दवाओं का एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं? इन्होंने लिखा है कि मैंने एक्सटर्नल यूज़ किया है, मेरा अपना अनुभव है और एक्सटर्नल यूज़ पर काफ़ी लाभ मिला है। अब इस पर हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न नहीं, बल्कि मेरा अपना एक एक्सपेक्टेशन है। देखिए, अगर आपको दाद हो गया है, खुजली हो गई है, तो आप जो ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं वो ऑइंटमेंट बाहरी परतों पर फिर उस प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया को उस संबंधित टारगेट सेल पर आक्रमण नहीं करने देते। और फिर जब बाहरी आक्रमण नहीं करते हैं तो फिर वहाँ की सेल्स धीरे धीरे रीमेंटेन होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, और जो दवा आप अंदर से खाने को देते हैं वो जाकर के वहाँ के लिम्फ और ब्लड के होम्योस्टैटिसिस को मेंटेन करता है, तो स्किन डिजीज खत्म हो जाती है। लोकल एप्लीकेशन का तात्पर्य, मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा, आपने कहा कि WE का फहा रख दीजिए नाभि पर, दर्द ठीक हो जाएगा। लोकल एप्लीकेशन किसी व्यक्ति के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के उसकी जटिलता के आधार पे, बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, शरीर के बनावट के आधार पे हम एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन का जो महत्व है या उसका जो रिजल्ट है वो केवल 10% है। कहीं कहीं पर किन्हीं रोगों में लोकल एप्लीकेशन या बाहर से दवाओं का प्रयोग तभी काम करता है जब हम अंदर से सही दवा खाने की देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने केवल बाहर से लगाया और कंप्रेस कर दिया और रोगी ठीक हो गया, चला गया। बाहर से कंप्रेस करने वाले हर रोग पर, जैसे मान लीजिए आपको पेन हो रहा है, खिलाड़ी आपने देखा होगा कि मैदान में खिलाड़ी खेलते रहते हैं और उनको चोट लगी तो जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं वो मैदान में दौड़ के गए और उन्होंने स्प्रे डाला और पेन स्प्रे दिया और दर्द ठीक हो गया, वो जाकर खेल रहे हैं। लेकिन जब वो मैदान से बाहर आते हैं तो वही फिजियोथेरेपिस्ट उनका एक्सरे कराता है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट फिर संबंधित व्यक्ति को, संबंधित स्पेशलिस्ट को दिखाता है, उनकी पूरी रिपोर्ट लेता है और फिर उस पर दवाइयाँ चलती हैं, फिर वो व्यक्ति उस तरह की दवाइयों का सेवन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चिकित्सा पद्धति में जो एक्सटर्नल यूज के लिए दवाएं दी गई हैं, ऑइंटमेंट हो सकते हैं, लोशन हो सकता है, इस तरह के जो कंप्रेस करने वाली मेडिसिन है, ये तात्कालिक लाभ तो देंगी रोगी को आराम तो मिल सकता है, लेकिन रोग नहीं जाएगा। जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है वो कारण नहीं जाएगा। जिस कारण से उस अंग की होम्योस्टैटिसिस में अंतर आया है वो होम्योस्टैटिसिस मेंटेन नहीं होगा। कुछ क्षणों के लिए मेंटेन हो सकता है, जब तक आप अंदर से खाने की दवा टंग के माध्यम से, इंटेस्टाइन के माध्यम से टारगेट सेल तक उस एंजाइम्स को नहीं पहुंचाएंगे। एंजाइम्स अंदर जाकर के सेल टू सेल या जीन टू जीन जाता है। बाहर जो भी एप्लीकेशन आप देते हैं वो एप्लीकेशन आपके सेल टू सेल या जीन टू जीन न जाकर के टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता है। इस नाते हम इस पर अपनी कोई राय थोपना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते हैं। मैं इतने जानता हूं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपने 36 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग ही नहीं किया। मुझे या तो ज़रूरत नहीं पड़ी या मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि लाइए एक बार WE को भिगो करके पेट पे रख दें, देखें पेट का दर्द जाएगा कि नहीं जाएगा।
मेरे पास रोगी आता है, मैं उसके हिसाब से देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या देना है। और हाँ, कभी कभी ऐसा सलाह देता हूँ जब रोगी कहता है सर कुछ लगाने के लिए दे दीजिए, कुछ ऊपर से मलने के लिए दे दीजिए, तो रोगी की संतुष्टि के लिए मैं कह देता हूँ चलिए ये शीशी आप ले जाइए और इसमें से 5-5 बूंद आप किसी ऑयल में या पानी में डाल करके रुई भिगो करके आप रख दीजिएगा 2-3 बार। किसी घाव को साफ़ करने के लिए BEG का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्सटर्नल यूज़ की सलाह हम देते हैं, लेकिन हमने एक्सटर्नल यूज़ को बहुत ज़्यादा अपनाया नहीं है क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि मुझे लोकल एप्लीकेशन की या किसी ऑइंटमेंट की या किसी सिरप की या किसी कैप्सूल या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ D3 से ही प्रयोग किया और आज मैं उसी पर कायम हूँ। मिस्टर मनोज कुमार ठाकुर कह रहे हैं आई एंड ईयर ड्रॉप बनाने की विधि बताइए। देखिए, ईयर और आई ड्रॉप बनाने की विधि हमारे यहाँ संबंधित ऑर्गन के आधार पे है। जैसे आई ड्रॉप बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध गुलाब जल अगर आपको मिलता है तो उसमें आप 5 ड्रॉप यश12 और 5 ड्रॉप C1 और यश1 5-5 ड्रॉप आप डाल दीजिए और WE की भी 5 बूंदें डाल दीजिए और फिर 1 से 2 ड्रॉप जिसमें RS ना मिला हो उस डिस्टिल वाटर से 1 या 2 ड्रॉप आप अपने दोनों आँखों में डालिए, तो ये आपका आई ड्रॉप बन जाएगा। ईयर ड्रॉप में L1A3 5-5 ड्रॉप डाल दीजिए, यश1 5 ड्रॉप डाल दीजिए, C1 5 ड्रॉप डाल दीजिए। अगर कान में दर्द हो रहा है तो यश5 की 5 ड्रॉप डाल दीजिए, C7 की 5 ड्रॉप डाल दीजिए, लेकिन RS नहीं होना चाहिए। कान में, नाक में, आँख में RS नहीं होना चाहिए। इस बात को आप नोट कर लें, नहीं तो आप फार्मूले को अपनाएं और आप RS वाले शीशी से 5 ड्रॉप लेकर के आप डाल दें और बाद में कहें कि आपके फार्मूले से तो एग्रावेशन हो गया, दाने निकल आए या लालिमा आ गई आँखों में। तो इस नाते मैं आपको पहले से आगाह करता हूँ कि किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल यूज़ में RS का प्रयोग आँख, नाक और कान में मत करिएगा। तो शिखा मिश्रा जी, मैं समझता हूँ कि आपने अपने सवाल का उत्तर पा लिया होगा। एक्सटर्नल यूज मोहम्मद अली जी आपका भी हो गया है। जगदीश चौहान जी ने टेनिस एल्बो के बारे में बात की थी कि दर्द कैसे रोका जाए, या टेनिस एल्बो पर हम एक चर्चा कर लेंगे। हमें गोनोरिया पर और कॉलिक पेन पर मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। अब एक 45 साल से ऊपर की महिला ने अपना एक ब्यौरा दिया कि 40 साल के बाद उनके पीरियड्स कभी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में रेगुलर नहीं हुए, 3-3 महीने रुके, बाद में कोई दवा ली गई तो फिर पीरियड रेगुलर हुए, फिर दवा बंद कर दी गई तो पीरियड 2 महीने, 3 महीने फिर ब्रेक हो गए, और इस तरह करते करते वो अपने 45 ईयर से एबव जा चुकी हैं। और आमतौर से 45 साल से लेकर 50 साल के बीच में लेडीज़ के पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रकृति धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करती है। उस तरह के हार्मोन्स निकलना, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निकलना बंद होने लगता है, कम होने लगता है, उसकी सक्रियता कम होने लगती है। तो होता क्या है कि उस दौरान हमारे महिलाओं के ओवरी के आसपास की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उनमें अनियमता आने लगती है, क्योंकि ओवरी का काम समाप्त होने लगता है, वहाँ पे हार्मोन्स नहीं पहुँच पाते हैं। यूरेटस है वहाँ पर हार्मोन्स की सक्रियता बिल्कुल नील हो जाती, क्योंकि फिर फर्टिलाइजेशन होना नहीं है तो यूटेरस का काम नहीं है। ऐसी दशा में फिर होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं, जो एसेसरी हार्मोन्स होते हैं, जो पीरियड के दौरान अन्य हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स महिलाओं के कमर से लेकर के उनके घुटने तक बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो आमतौर से उनके जो थाई है या जांघ की जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर टाइटनेस आ जाता है, गांठों में लगता है कि सूजन हो गई है, और उनको बैठने में, उठने में लगता है शरीर बहुत भारीपन हो गया है। इस कारण से महिलाओं को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि 45 साल के बाद उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से थायराइड बढ़ने की संभावना है। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो थायराइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि थायराइड रोग भी एक चिंता का रोग है। हालांकि जेनेटिक काज भी इसके होते हैं, लेकिन 80% ये देखा गया है कि थिंकिंग पावर जिसकी ज़्यादा वीक हो जाती है और ज़्यादा चीज़ें वो सोचने विचारने में लगाते हैं, अपने माइंड का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन ऊट पटांग दिमाग में ज़्यादा चलता रहता है, सोच क्रियाएं उनकी बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, उनको थायराइड के
बीमारियां ज़्यादा देखी गई। थायराइड उनका ज़्यादा बढ़ा आता है, उनका T4 T3 ये बढ़ा हुआ होता है। तो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के अगर उम्र के आधार पे बंद हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर ऐसी दशा में जब उनको लगता है कि हमारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर उनको S1, C1, F1 और बेन1 इसका 5-5 ड्रॉप आधे गिलास पानी में सुबह दोपहर शाम लेती रहें तो उनको आराम होगा। और अब चलते चलाते चूँकि समय हमारा पूरा होने जा रहा है और हमारे साथी कहते हैं कि आप 10 से 15 मिनट के क्लास में महत्वपूर्ण बातें बता दिया करें जिससे हम लोग भी खाली हो जाया करें। फिर भी मैं खींचते खींचते आपको 30 मिनट ले लेता हूं। हमारे एक साथी हैं नीरज कुमार जी, इन्होंने कल एक सवाल किया था मुझसे जो मेरा व्यक्तिगत था कि सर आपके घने बाल का राज क्या है। हालांकि मैं इस पर एक बार आपसे बता चुका हूं, लेकिन चूंकि नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर ये सवाल किया और हमारे तमाम साथियों ने उसको पढ़ा होगा, तो नीरज कुमार जी, ये जो मेरे घने बाल आप देख रहे हैं, इन बालों का राज है जीवन के इस उम्र तक एक भी दिन किसी भी प्रकार के तेल का या ऑइंटमेंट का या क्रीम का इन बालों में प्रयोग ना करना। हालांकि ऐसा आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह देता हूं कि जब से मैंने होश संभाला, हालांकि मुझे अपने 3 साल के उम्र की सारी घटनाएं याद हैं, ईश्वर के द्वारा ये मुझे बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये गुण मिला कि मुझे अपनी पिछली मेमोरी 3 साल तक की याद है। 3 साल के पहले हो सकता है मेरी माताजी मेरे तालू पर तेल रखती रही हूँ या उन्होंने तेल का सेवन मेरे सर पे किया हो, लेकिन 3 वर्ष से लेकर के आज तक मैंने कभी भी किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग अपने सर पर नहीं किया। और ये इस बात का प्रतीक भी है कि तेल से बाल का कोई संबंध नहीं है, तेल से सरदर्द का कोई संबंध नहीं है, तेल से बालों की मजबूती का कोई संबंध नहीं है। ये केवल और केवल बिजनेस है। अगर तेल से बालों का संबंध होता, सरदर्द से तेल का संबंध होता, तो मुझे भी तेल का उपयोग करना पड़ता। न तो तेल की हमें ज़रूरत पड़ी और ना ही मैंने तेल को लगाया। बस मैं इतने करता हूँ कि स्नान के तुरंत बाद मैं अपने बालों को ऊपर की ओर झाड़ लेता हूँ और फिर पूरे दिन मुझे कंघी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे बाल इस तरह सेट हैं कि अपने आप सेट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इनका राज क्या है, आपने पूछा है। तो पहला राज तो मैंने बताया कि मैं तेल नहीं लगाता, और दूसरा राज ये है कि ये प्राकृतिक देन है, ये जेनेटिक कॉज है। हमारे मदर के बाल घने थे, हमारे फादर के बाल घने थे, हमारे मामा जी के बाल घने हैं, तो मेरे भी बाल घने होंगे। अब चूंकि बाल हमारे स्किन के हड्डी और ये जो ऊपर की परत है हमारे सर पर, उन दोनों के बीच से बाल जो निकलते हैं, जब इनके हेयर फॉलिकल्स जो नीचे की जो इनकी जड़ें हैं, जब वो बहुत घनी और मजबूत होती हैं और उनको खुराक, नेचुरल खुराक पूरा मिलता है, तो बाल अपने आप घने होते हैं। अब नेचुरल खुराक किसे कहते हैं? नेचुरल डोज क्या है? नेचुरल डोज है कि आपके शरीर को ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन मिलता रहे और उस ब्लड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की भरपूर मात्रा आपके ब्रेन के उस पार्ट को मिले जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपको अपने माइंड को हमेशा तरोताज़ा रखना है, प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दिमाग पर जोर नहीं देना है, और सोते ही आपको नींद आ जाए और 5 घंटे 6 घंटे की नींद के बाद आप अपने आप को फ्रेश महसूस करें, तो आपके भी नीरज जी बाल घने, काले, लंबे, चमकदार रहेंगे। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आपको कहेंगे कि फिर लोगों के बाल गिरते हैं, तो लोगों के बाल जो गिरते हैं उनमें 80% काज जेनेटिक आता है। उनके मदर, फादर, बाबा, नाना, चाचा सबके सर के बाल गायब हो जाते हैं, और 20% काज उनके स्वयं के अपने दोष होते हैं। ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा तमाम चिंता करते हैं, और विभिन्न प्रकार के तेल और ऑइंटमेंट लगाने से भी बहुत से लोग, मार्केट में कोई नया तेल आया, कोई नई क्रीम आई, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि नए नए जो लड़के हैं वो विभिन्न प्रकार के शैम्पू यूज़ करते हैं। हम लोगों के समय तो शैम्पू था ही नहीं। हम लोग तो, मैंने तो आपको एक बार बताया अभी तक, मैं जीवन में केवल एक ही साबुन का प्रयोग करता हूँ, लाइफ बॉय का। लाइफ बॉय के अलावा तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल तरह तरह के तमाम
प्रकार के शैम्पूज आ रहे हैं जिसको लगाते हैं बाल, और उन बच्चों के जब वो बच्चे 18 साल 20 साल 21 साल के हो जाते हैं तो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये क्योंकि उसमें कास्टिक ज़्यादा होता है, वो तमाम सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जाकर के आपके स्किन के इस लेयर को जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं उन पर जाके वो नुकसान करते हैं। इस नाते उन लोगों को बाल गिरने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबके सवालों के जवाब हो गए। कल मैं कुछ और चर्चा आपसे करूँगा और इसके बाद फिर कोई रोग भी उठाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दीजिए सभी लोगों का। आज बहुत ज़्यादा साथी हमारे इस समय ऑनलाइन हैं, हमको सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर रात 10 बजे। नमस्कार।